बहन मीरा को गोलगप्पे खिलाए 20 रुपए और भांजे की बनियान खरीदी 40 रुपए, कुल हुए 60 रुपए। क्या कर रहा है सुधीर? फिर से हिसाब लिख रहा है। भला तू ये क्यों करता है? माँ, आजकल के रिश्ते बस नाम के रह गए, तो मैंने भी यही किया है। अगर कल को कोई कहे कि मैंने किया क्या तो मुंह पर मार दूंगा ये डायरी, देख। माँ को दुख होता है, आखिर बेटे को ये क्या हो गया है? क्यों वो एक एक पाई को रिश्तों से ज्यादा अहमियत देता है? माँ रसोई से निकल कर आई, हाथे में आटे की थाली थी। सुधीर की डायरी देखकर रुक गई। सुधीर बेटा, ये क्या लिखता रहता है तो दिन रात? डायरी है या दुकान का बही खाता है? माँ, बही खाता ही समझ लो। आजकल रिश्ते भी तो बही खाते से ही चलते हैं ना। किसी को याद नहीं कि मैंने क्या किया, कब किया, कितना किया, तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना। अरे पर बेटा, रिश्तों में ये हिसाब किताब कैसा? हिसाब नहीं रखा तो लोग भूल जाते हैं माँ। देख, जीजा की शादी में शगुन डाला था 2100 का, लिखा है यहाँ। और जब मेरा मुंडन था तो जीजा के घर से आई थी 500 की मिठाई, वो भी लिखा है। हाय राम, बेटे को क्या हो गया है? तभी अंदर से पिताजी खांसते हुए निकले। हाथ में उनके दवाई की पर्ची थी। सुधीर बेटा, दवाई खत्म हो गई है, कल ला देना। लिख रहा हूँ पिताजी। पिताजी की दवाई 380 रुपए, तारीख आज की। पिताजी का चेहरा उतर गया, वो वहीं खड़े रहे। ये क्या कर रहा है तू बेटा? जी आप अंदर जाइए, मैं देखती हूँ। नहीं रत्ना, मुझे बताओ। बेटे को सहारा समझा था, सोचा था बुढ़ापे में कोई अपना है, और ये हमें बोझ समझता है। बोझ नहीं समझता पिताजी, बस हिसाब रखता हूँ। आपने भी तो रखा होगा ना, कभी बताइए। मेरी पढ़ाई में क्या लगाया आपने? मैं खुद छात्रवृत्ति लेकर पढ़ा, खुद नौकरी ढूंढी, खुद घर चलाया, जो कुछ हूँ अपनी मेहनत से हूँ। सुधीर बस कर। माँ, तुम भी सुनो। कल तुमने बासी दाल गाय को डाल दी, पाव किलो दाल 22 रुपए किलो, यानी 5.5 रुपए बर्बाद। लिख रहा हूँ मैं। बेटा, दाल का हिसाब लगाएगा मुझसे? माँ, पैसा मेहनत से आता है। और तुम्हारी चूड़ियां टूट गई थी पिछले महीने, 260 रुपए की चूड़ियां लाया था माँ, लिखा है मैंने। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पड़ोसन कमला काकी थी। रत्ना बहन, 1 कटोरी चीनी मिलेगी क्या? कल लौटा दूंगी। काकी, ये लीजिए, और ये लिख लीजिए 200 ग्राम चीनी, आज की तारीख। अरे बाप रे, हमने भी कितना कुछ दिया है तुमने कभी हिसाब रखा है क्या हमारा? काकी, वो आपकी भूल थी, मेरी नहीं। कमला काकी मुंह बनाती हुई चली गई। माँ की आंख से आंसू गिरा। पिताजी चुपचाप अंदर चले गए। घर में बस डायरी के पन्नों की सरसराहट थी। लड़की वाले आए, 4 लोग। माँ ने रसोई में समोसे तले, शरबत बनाया। सुधीर बैठक में बैठा मुस्कुराता रहा, लेकिन जैसे ही मेहमान गए डायरी खुल गई। समोसे 8 रंग, तेल मैदा आलू मिलाकर कोई 50 रुपए, शरबत रूह अफ़ज़ा आधी बोतल 35 रुपए, कुल 85 रुपए। खर्चा लड़की देखने में हुआ। बेटा, लड़की कैसी लगी? ठीक है, देखते हैं। लड़की पसंद आ गई। माँ ने हाँ कर दी। सुधीर ने हाँ की। मिठाई का डिब्बा भेजा गया। मिठाई का डिब्बा, हलवाई से लिया 500 रुपए, रिश्ता पक्का करने का खर्चा। शादी हुई, बैंड बाजा बारात फेरे सब हुआ, और सुधीर ने सब लिखा। तोरण मारना 500, जूता चुराई सालियों को 1100, रिबन कटाई 200, घोड़ी 3000, बैंड 5000, पंडित जी की दक्षिणा 1100, खाने में कुल कितने लोग आए, प्रति थाली का हिसाब अलग से। शादी की पहली रात। कमरे में गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी, मोमबत्तियां जल रही थी। नई नवेली दुल्हन, नाम था सविता, घूंघट हटाकर बैठी थी, और सुधीर बिस्तर के किनारे बैठा डायरी में कुछ लिख रहा था। ये क्या लिख रहे हो अभी? अब बस 2 मिनट, शादी का पूरा हिसाब मिला रहा हूँ, कहीं कुछ छूट ना जाए। पहली रात को हिसाब? सविता जी, हिसाब का और रिश्तों का दोनों का पक्का आदमी हूँ मैं। एक साथ चलते हैं मेरे यहाँ। सविता ने एक पल रुक कर सोचा, फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम मुंह दिखाए में क्या दोगी? देखो सविता जी, तुम्हारे घर वालों ने हमारी बारात में शगुन डाला 1100, जूता छुपाया हमने 1100 दिए, रिबन कटाई 200, सालियों का नेक अलग, कुल मिलाकर हमने तुम्हारे घर वालों पर जो खर्चा किया वो सब मिलाओ, उसी को मुंह दिखाए समझ लो। ये मुंह दिखाई है? ये अकाउंटिंग है, फेयर अकाउंटिंग। सविता कुछ देर चुप बैठी रही, फिर उसने पल्लू संभाला और एक कोने में जाकर फोन उठाया, माँ को लगाया। माँ, ये आदमी पहली रात को डायरी लेकर बैठा है, जूता चुराई का हिसाब दे रहा है मुंह दिखाए में।
उधर माँ कुछ बोल रही थी और इधर सुधीर कमरे के दूसरे कोने से सविता को फोन पर देख रहा था। आंखें तिरछी की, डायरी उठाई। सविता का फोन रिचार्ज, मेरे घर के वाईफाई से कॉल, मोबाइल डेटा का हिस्सा लगभग 500 रुपए। डायरी में दर्ज हो गया, पहली रात हिसाब बराबर। अगली सुबह सविता भी आंखें मल रही थी कि दरवाजे पर आवाज आई। पड़ोस की शकुंतला आंटी थी, मुंह पर मुस्कान, हाथ में लिफाफा। अरे बहुरानी मुबारक हो, ये लो मुंह दिखाई। सविता ने शर्माते हुए लिफाफा लिया। अभी हाथ में पकड़ा ही था कि सुधीर आ गया। लो, ये मेरा है। रुको पहले। शकुंतला आंटी, पिछले साल दिवाली पर 2 किलो मिठाई मांगी थी, 160 रुपए। उससे पहले होली में गुजिया का सामान 80 रुपए, बरसात में छाता मांगा। 3 महीने रहा उनके घर। और वो वाली घटना जब इनकी बेटी की सहेली आई थी, माँ से कहकर 500 उधार लिए थे, वो आज तक वापस नहीं आया। शकुंतला आंटी का मुंह खुला रह गया। 501, इसमें से 500 तो पुराना हिसाब बराबर हुआ, 1 रुपया बचा। ये लो, ये तुम्हारा है। शकुंतला आंटी बिना कुछ बोले खिसक गई। सविता की आंखें भर आई। माँ रसोई से निकली, माथे पर हाथ रख लिया। सुधीर बस कर, ये बहू है तेरी, कल की आई है घर में, इसके सामने तो ऐसा ना कर। माँ इसीलिए तो कर रहा हूँ, इसे पहले दिन से पता होना चाहिए कि मैंने इसके लिए क्या क्या किया है। शादी में कितना लगाया, पड़ोस में कितना गंवाया। अगर अभी नहीं बताया तो कल ये भी कहेगी सुधीर ने किया ही क्या। सविता चुप थी, माँ चुप थी। घर में बस डायरी के पन्ने बोल रहे थे। सविता की 3 सहेलियां आई, रीना, पूजा और दीप्ति। शोर, हंसी, गले मिलना। अरे जीजा जी से मिलवाओ, और पार्टी कब दे रहे हो भाई? हाँ होगी ना। सुधीर खुद आगे बढ़ा। चलो आज मेरी तरफ से। सब एक रेस्टोरेंट गए। खाना हुआ, शरबत हुआ, आइसक्रीम हुई। सहेलियां खुश रही, हंसती रही और सुधीर बिल आते ही चुपचाप डायरी में लिखता रहा। 350 प्रति थाली, आइसक्रीम 80, कोल्ड ड्रिंक 60, पार्किंग 20, कुल 1560। घर आकर सविता ने सहेलियों को अलग से ले जाकर सब बता दिया, डायरी वाली बात, पहली रात वाला किस्सा, लिफाफे वाला किस्सा। सहेलियां चुप हो गई। जाते वक्त रीना ने पर्स खोला। सविता ये लो, हम तीनों का हिसाब बराबर 520 रुपए। जीजा जी अपने हिस्से का पैसा दे रहे हैं हम, ये ना समझना कि हम पर कुछ बकाया है। अरे नहीं, ये पार्टी मेरी तरफ से थी। रहने दीजिए जीजा जी, हिसाब बराबर रही तो अच्छा है। तीनों चली गई। सविता दरवाजे पर खड़ी रही, आंखें छलछलाई। इन्हीं सहेलियों के साथ कभी बिना हिसाब के सब होता था। देख लिया ना, मेरी सहेलियां भी अब हिसाब लेकर आती है। खुश हो? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस डायरी खोली। 520 वापस मिले। रात के 2 बज रहे थे। अस्पताल के गलियारे में ट्यूबलाइट की पीली रोशनी थी। बाहर बेंच पर माँ बैठी थी, साड़ी का पल्लू मुंह पर दबाए। सविता उनके पास थी और सुधीर दीवार के सहारे खड़ा था, आंखें बंद, माथे पर बल। डॉक्टर निकले। देखिए, ऑपरेशन जरूरी है और जल्दी करना होगा। खर्चा कोई 1.5 लाख के आसपास आएगा। माँ ने हाथ जोड़ दिए। बचा लो डॉक्टर साहब, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, इन्हें बचा लो। डॉक्टर चले गए। माँ ने सुधीर की तरफ देखा। सुधीर कुछ नहीं बोल रहा था, बस सोच रहा था, गहरी सोच में था। बेटा क्या सोच रहा है? माँ हिसाब लगा रहा था, पिताजी ने मेरी परवरिश में क्या खर्च किया होगा। स्कूल की फीस सरकारी थी, कपड़े साल में 1 बार, खाना घर का, कुल मिलाकर ज्यादा नहीं। और अब 1.5 लाख का ऑपरेशन, तो जो मैं लगाऊंगा वो उनसे ज्यादा ही होगा, लेकिन वापसी क्या मिलेगी? माँ का हाथ रुक गया। उन्होंने एक बार बेटे को देखा गौर से, जैसे किसी अजनबी को देखती हो, फिर उठी। सुधीर तू पैसे मत दे, एक भी नहीं। माँ मैंने कहा ना मत दे, मेरे आदमी का हिसाब मैं चुकाऊंगी। माँ ने कलाई से सोने की चूड़ियां उतारी, दोनों हाथ की, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे कोई उम्र उतार रहा हो। डॉक्टर के कमरे में गई। डॉक्टर साहब ये लीजिए, सोना है, जो भी कीमत लगे, बस मेरे आदमी को बचा लो। डॉक्टर कुछ देर चुप रहे। सविता बाहर बेंच पर बैठी थी। सुधीर बगल में आकर बैठ गया। सविता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मन में सोच रही थी, जो बेटा बाप के ऑपरेशन में वापसी ढूंढता है, वो बाप बनेगा तो कैसा बनेगा। 9 महीने बाद घर में किलकारी गुंजी, बेटा हुआ। माँ की आंखें भर आई। पिताजी ने जो ऑपरेशन बाद कमजोर हो गए थे, कांपते हाथों से पोते को छुआ। सविता ने बच्चे को सीने से लगाया और सुधीर ने डायरी खोली। बेटे का जन्म, अस्पताल का खर्चा 22,300, नर्स को बख्शिश 500। बच्चा बड़ा होता गया।
डायपर 350 का पैकेट, महीने में 4 पैकेट, कुल 1400। दूध का डिब्बा 600, हर 20 दिन में 1। खिलौना झुनझुना 50 रुपए, दांत निकलने पर टीथर 80 रुपए, पहला जूता 120, पहली बरसात में रेनकोट 200। सब लिखा, तारीख के साथ, कारण के साथ। सविता एक दिन बच्चे को दूध पिला रही थी। सुधीर पास बैठा डायरी में कुछ जोड़ रहा था। बेटे का नाम क्या रखोगे? सोच रहा हूँ। एक काम करो ना, नाम भी डायरी में ही लिख लो और साथ में ये भी लिख लो जब ये बड़ा होगा तो तुमसे हिसाब मांगेगा या नहीं। डायरी का पन्ना खाली रहा। बेटे का नाम रखा अर्जुन। अर्जुन बड़ा होता गया और सुधीर की डायरी भी। स्कूल की फीस 3200, महीने के हिसाब से एक दिन का खर्चा 106 रुपए, टिफिन में रोज 2 रोटी सब्जी, अनुमानित 12 रुपए प्रतिदिन, स्कूल बैग 800, जूते 350 हर साल। दादा की दवाई महीने में 1200, दादी की घुटने की दवाई 900। सब लिखा, सब दर्ज। अर्जुन 22 का था। एक दोपहर घर में सन्नाटा था। माँ बाहर गई थी, दादी सो रही थी। अर्जुन कमरे में कुछ ढूंढ रहा था, अपनी पुरानी ड्राइंग बुक। अलमारी में हाथ डाला तो एक मोटी डायरी निकली। उसने खोली। पहला पन्ना, उसकी पैदाइश का दिन, अस्पताल का बिल। अगला पन्ना, डायपर, दूध, झुनझुना। आगे स्कूल का पहला दिन, फीस, बस्ता, जूते। और आगे दादा का ऑपरेशन जिसमें लिखा था वापसी संभव नहीं। दादी की चूड़ियों का जिक्र, माँ ने दिया मैंने नहीं। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने पन्ने पलटे। एक एक साल, एक एक रुपया, उसकी बीमारी में डॉक्टर की फीस, उसकी क्लास ट्रिप का खर्चा, उसके जन्मदिन का केक 280, सब कुछ हिसाब। प्यार कहीं नहीं था। अर्जुन वहीं फर्श पर बैठ गया, डायरी गोद में रखे। उसे याद आया पिछले महीने उसकी तबीयत खराब थी। पिताजी रात को जागे थे, माथे पर हाथ रखा था। उस रात में उसे लगा था कि पिताजी को फिक्र है, लेकिन अगले दिन वो डायरी में लिख रहे थे डॉक्टर की फीस 500। अर्जुन ने डायरी बंद की। आंखें नहीं भरी उसकी, बस एक अजीब सा सूनापन था चेहरे पर। जब सुधीर शाम को घर आया, अर्जुन ने डायरी चुपचाप टेबल पर रख दी, कुछ नहीं बोला। अगले दिन से अर्जुन बदल गया। पहले जो बच्चा खाना खाकर उठ जाता था अब रुकता था, थाली देखता था, फिर कमरे में जाकर कुछ लिखता था। सविता ने एक दिन झांक कर देखा। डायरी थी, नई, लाल जिल्द वाली। उसमें लिखा था, आज का खाना दाल चावल सब्जी रोटी, माँ ने बनाया, समय 1 घंटा। सविता का दिल धक से हुआ। अर्जुन, ये क्या है बेटा? ये सब माँ, घर में यही होता है ना। सविता कुछ नहीं बोली, कमरे से बाहर आ गई। आंखें भर आई थी। रात को सुधीर ने बताया। सुधीर चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन उस रात वो देर तक जागता रहा। अर्जुन की डायरी बढ़ती गई। माँ की थकान लिखी, दादी की दवाई जो वो अपनी जेब खर्च से लाया था वो लिखी, पिताजी के जूते घिस गए थे, अर्जुन ने नए दिलाए वो भी लिखा। लेकिन उसकी डायरी में रुपए नहीं थे, सिर्फ काम थे, सिर्फ वक्त था। 2 साल बाद अर्जुन की नौकरी लग गई, एक अच्छी कंपनी में, अच्छी तनख्वाह। घर में मिठाई आई, दादी ने माथा चुमा, माँ रोई। सुधीर ने बेटे की पीठ थपथपाई। शाम को सुधीर ने डायरी खोली, पुरानी आदत, लिखने लगा, अर्जुन की नौकरी, तनख्वाह 50,000, अब घर का खर्चा बटेगा। तभी अर्जुन कमरे में आया, पिता को लिखते देखा, मुस्कुराया नहीं, बस अपनी डायरी उठाई और लिखा, आज पिताजी खुश थे, शायद पहली बार बिना हिसाब के। शाम का वक्त था, सविता रसोई में थी, दादी पास बैठी थी। सविता ने आवाज धीमी रखी, अम्मा जी एक बात करनी थी। हाँ बोल बहू। अर्जुन ने भी डायरी शुरू कर दी है, वही आदत, वही हिसाब। अगर अभी नहीं रुका तो। दादी का हाथ रुक गया। हाय राम। थोड़ी देर बाद तीनों अर्जुन के कमरे के बाहर थे, दादा, दादी और सविता। दादा ने दरवाजा खटखटाया। अर्जुन बेटा, अंदर आए क्या? आइए ना दादा जी। तीनों अंदर आए। अर्जुन टेबल पर बैठा था, सामने वही लाल डायरी थी। दादी ने डायरी देखी, आंखें भर आई। कुछ देर खामोशी रही, फिर दादा बोले धीरे, थके हुए लहजे में, बेटा तेरे पिताजी की डायरी, उसने हमें क्या क्या दिया ये तो नहीं पता, लेकिन उसने हमसे क्या छीना वो बताओ। जब मेरा ऑपरेशन था उस रात में अंदर था और बाहर मेरा बेटा हिसाब लगा रहा था कि मुझ पर खर्च करने से उसे क्या वापस मिलेगा। बेटा उस रात में बीमारी से नहीं, अपने बेटे की सोच से टूटा था। कमरे में सन्नाटा था। अर्जुन, मैंने अपनी चूड़ियां दी थी उस रात, 16 साल की उम्र में पहनी थी वो, लेकिन मुझे दुख चूड़ियों का नहीं था बेटा,
दुख था कि मेरा बेटा वहीं खड़ा था और उसने एक बार भी नहीं कहा, माँ मैं हूं ना। डायरी ने उससे वो इंसान छीन लिया जो वो हो सकता था। अर्जुन की आंखें भीग गई, लेकिन वो चुप रहा। सविता आगे बोली, बेटा मैंने पहली रात देखा था उन्हें, डायरी लेकर बैठे थे। मैंने सोचा था शायद आदत है बदल जाएगी, लेकिन नहीं बदली। और अब तू भी। अर्जुन, इस डायरी ने हमारे घर को घर नहीं रहने दिया, बस एक दुकान बना दिया। तुम मत लिख प्लीज। माँ मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि मुझे हिसाब रखना है। तो फिर क्यों बेटा? इसलिए लिख रहा हूँ ताकि एक दिन पिताजी को दिखा सकूं कि देखो, जब मैं बीमार था तो माँ ने रात भर जाग कर सेवा की, उसका हिसाब नहीं होता। जब दादी को घुटने में दर्द था तो मैं दवाई लाया, उसका हिसाब नहीं होता। जब दादाजी उदास होते हैं तो मैं बैठकर बातें करता हूँ, उसका भी हिसाब नहीं होता। तीनों चुप थे। दादाजी, आपने कहा कि पिताजी बदल सकते थे, मैं मानता हूँ, और इसीलिए मैं उन्हें बदल कर आऊंगा। आप लोग नहीं बदल पाए, शायद इसलिए कि डर था, लिहाज था। मुझे नहीं है, मैं बेटा हूं उनका, और बेटे का हक है कि बाप को गलत राह पर जाने से रोके। दादी ने अर्जुन का हाथ थाम लिया। बस चोट मत देना उसे बेटा, वो भी टूटे हुए आदमी है, बस गलत हथियार चुन लिया जिंदगी से लड़ने के लिए। अर्जुन ने दादी का हाथ दबाया। डायरी टेबल पर बंद पड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ हिसाब नहीं था, उसमें एक इरादा था। शाम का धुंधल का था। पिताजी कमरे में चारपाई पर बैठे थे, तकिए का सहारा लिए। सांस थोड़ी भारी थी। सुधीर पास की कुर्सी पर बैठा था। सुधीर, तबीयत ठीक नहीं रहती है, डॉक्टर भी कह रहा है, तो सोचा अंतिम समय से पहले एक काम कर लूं। क्या काम पिताजी? हिसाब तेरा और मेरा। तूने इतने साल डायरी लिखी, तो चल आज देखते हैं कि बाप का बेटे पर क्या बनता है। सुधीर एक पल रुका, फिर उठा, अलमारी से पुरानी डायरी निकाली, खोली। पिताजी, स्कूल की फीस आपने भरी, सरकारी स्कूल था, सालाना 200, 12 साल कुल 2400, कपड़े साल में एक जोड़ा, खाना घर का, कुल मिलाकर। आगे बोल बेटा। कुल मिलाकर आपका मुझ पर खर्चा बहुत ज्यादा नहीं था? तभी दरवाजा खुला। अर्जुन आया, हाथ में वो लाल डायरी थी। तीनों एक कमरे में थे, 3 पीढ़ियां। पापा, मैं सोच रहा था चलो हम भी हिसाब कर लेते हैं। सुधीर ने बेटे की तरफ देखा। कुछ पल के लिए कमरे में साए साए हो गए। फिर सुधीर उठा, आवाज भराई हुई थी। अर्जुन, मैंने तुझे इस लायक इसलिए नहीं बनाया कि तू मुझसे हिसाब करे। तू मेरा बेटा है, बेटा हिसाब नहीं करते। और बाप करते हैं पापा? सुधीर के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। डायरी तो लिखनी होती है हिसाब के लिए। लाओ पापा, तुम्हारी डायरी भी यहाँ रखो और मेरी भी। अर्जुन ने अपनी लाल डायरी टेबल पर रखी, खोली। पापा, मैंने भी हिसाब लिखा है, सुनोगे? सुधीर चुपचाप बैठ गया। जिस रात मुझे बुखार था, आप रात भर जागे, माँ को सोने दिया, खुद बैठे रहे, उसका हिसाब नहीं होता। जिस दिन मेरा एग्जाम था, आपने सुबह 4 बजे उठकर मुझे चाय दी, उसका हिसाब नहीं होता। जिस दिन मेरी नौकरी लगी, आपकी आंखें भर आई थी, आपने छुपाया था लेकिन मैंने देख लिया था, उसका भी हिसाब नहीं होता पापा। पिताजी की आंखें भर आई। पापा, आपने जो डायरी में लिखा वो आपकी कमाई थी, लेकिन जो इस डायरी में है वो आपका दिल था, जो आपने कभी खुद को दिखने ही नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा था। पिताजी की सांस भारी थी, आंखें बंद थी। सुधीर बेटा, मैंने तुझे क्या दिया वो कम था, मैं जानता हूँ, लेकिन जो मेरे बस में नहीं था वो भी मैंने दिया। प्यार का हिसाब नहीं होता बेटा, मैं ये समझा नहीं पाया तुझे, ये मेरी गलती थी। सुधीर की आंखें डबडबाई। उसने अपनी पुरानी डायरी उठाई, एक पल देखता रहा उसे, फिर धीरे धीरे पन्ना दर पन्ना फाड़ने लगा। एक एक पन्ना, एक एक हिसाब। माँ की चूड़ियां, पिताजी की दवाई, अर्जुन का डायपर, सविता के फोन का रिचार्ज, सहेलियों की पार्टी, पड़ोसन की चीनी, सब फटता गया। जब आखिरी पन्ना फटा तो सुधीर की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जो मैंने हिसाब में लिखा वो मेरी कमाई थी, जो हिसाब से बाहर रहा वो मेरी जिंदगी थी, और वो जिंदगी मैंने कभी जी ही नहीं। पिताजी ने बेटे का हाथ थाम लिया। अर्जुन उठा, पिता के पास आया, कंधे पर हाथ रखा। सुधीर ने बेटे को देखा, फिर पिताजी को, फिर नजरें झुका ली। पिताजी, मुझे माफ कर दो, तू भी अर्जुन और तेरी माँ भी। कमरे में 3 पीढ़ियां थी। फटी हुई डायरी के टुकड़े फर्श पर बिखरे थे, और पहली बार इस घर में हिसाब खत्म हुआ था। सुबह के 8 बज रहे थे। नीरज बाग से पसीने से लथपथ होकर घर में घुसा और सीधे सोफे के पास जाकर खड़ा हुआ।
कोमल, ओ कोमल, जरा जल्दी से एसी चला दो यार, बाहर तो आज सूरज जैसे आग उगल रहा है, जान निकली जा रही है मेरी। चला दिया है बाबा, थोड़ा सब्र तो करो। इतनी गर्मी में क्यों जाते हो इतनी दूर दौड़ने? घर पर ही थोड़ी योगा वोगा कर लिया करो। हाँ, फिट रहना है तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। सुनो कुछ ठंडा बना दो जल्दी से, गला सूख रहा है मेरा। हाँ, मैं किचन में गोभी के पराठे ही सेक रही थी, बस 2 मिनट रुको, अभी मक्खन डाल कर लाती हूँ गर्मा गर्म। अरे नहीं कोमल, पराठे वराठे मत लाओ अब। देखो मैंने फैसला किया है कि अब मैं रोज वॉक से आऊंगा तो मुझे बस ठंडा जूस या शेक चाहिए। ये सुबह सुबह तेल मक्खन शरीर में डालना बंद करो। पर नाश्ता तो बन गया है, अब इससे क्या फेंक दूं? नाश्ता रहने दो, फ्रिज में रख दो, जूस ही बना दिया करो, शरीर को विटामिन और मिनरल्स मिलेंगे। मैं बाहर ऑफिस के पास पीता हूँ तो 60-70 रुपए का एक गिलास आता है, ऊपर से गंदगी और मक्खियाँ अलग, पैसे भी जाते हैं और सेहत भी। ठीक है, मैं घर पर ही बना दिया करूंगी, पर अभी तो फ्रूट्स घर पर नहीं है, कल ही तो खत्म हुए थे। मुझे पता था तुम यही बोलोगी, इसलिए मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। रास्ते में बड़ी अच्छी रेहड़ी लगी थी, फल एकदम ताजे और सही दाम में मिल रहे थे। आजकल फ्रूट्स बड़े सस्ते हो रहे हैं, देखो तो कितने सारे ले आया हूँ मैं। अच्छा हुआ बेटा तू ले आया, बाहर की धूप तो डराने वाली है। बहू, अब मुझे भी एक ग्लास निकाल देना, और तेरी मम्मी को भी, सुबह सुबह ठंडक मिल जाएगी। जी पापा जी, अभी निकालती हूँ। सुनो कोमल, और बच्चों को भी निकाल कर दिया करो, उनको भी आदत डालो। अरे बेटा, हम तो चाय पीते हैं इस समय, बिना चाय के तो दिन शुरू ही नहीं होता है हमारा। अरे चाय छोड़ो मम्मी, ये एसिडिटी ही बढ़ाती है। कोमल तू खड़ी क्यों है? तू भी तो सुबह से खटती रहती है, तू भी तो साथ में एक गिलास पी लिया कर, सबको पीना है जूस बस अब। बात तो बेटा सही कह रहा है, बाहर के जूस से तो घर का जूस 1000 गुना अच्छा है। कम से कम कोमल अपने हाथ से साफ सुथरा तो बनाएगी। ठीक है पापा जी, मैं सबके लिए निकालती हूँ, आप सब बैठिए। हाँ, रोज का नियम बना लो अब, ये सेहत के लिए बहुत जरूरी है। मैं जब सुबह वॉक पर जाऊंगा तब ताजे फल ले आऊंगा, या फिर ऑफिस से आते वक्त। बस अब घर में यही चलेगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब घर में रोज का यही हाल हो गया था। कोमल रोज मेहनत से नाश्ता बनाती, पर सब जूस पीकर पेट भर लेते। शांति, ओ शांति, इधर आ तो जरा। जी बीवी जी, बर्तन मांज दूं या झाड़ू लगाऊं पहले? अरे काम छोड़, पहले ये सोनी पराठे लेकर जाएगी क्या? देख कितने सारे बच गए हैं। क्या हुआ बीवी जी, आज फिर साहब लोगों ने नाश्ता नहीं किया क्या? नहीं, आज फिर सबने जूस पी लिया है, अभी पराठे और सब्जी रखे रखे खराब होंगे, मुझे तो देखकर ही दुख होता है। अरे बीवी जी दीजिए, मेरे तो मजे हो गए, मेरे बच्चे तो आपकी रसोई के खाने का इंतजार करते हैं। ये ले पराठे और सब्जी, दोनों अपने डिब्बे में भर ले। रोज का यही नाटक है, सुबह मेहनत से चूल्हे के सामने खड़े होकर बनाओ और फिर सब डस्टबिन में जाए, उससे अच्छा तो तू ले जा। बीवी जी आप लोग तो बड़े ठाट में हैं, रोज ताजे फल, रोज जूस, हम ही लोग ही ये डाइटिंग कर सकते हैं। हाँ, नीरज का नया शौक है, तू ले जा और आराम से खाना। बच्चों को मैंने सुबह ही टिफिन में पराठे दिए थे, पर उन्होंने भी फल ही मांगे थे। ठीक है बेबी जी, अब से मैं रोज ही पूछ लिया करूंगी, साहब की डाइटिंग मेरे बच्चों की दावत बन गई है। शाम के समय नीरज दफ्तर से घर लौटता है। कोमल पसीने में किचन में खाना लगाने की तैयारी कर रही थी। कोमल बड़ी भूख लगी है, खाने में क्या बनाया आज? तुम्हारी पसंद की आलू गोभी की सब्जी और फूली हुई रोटियां बनाई हैं, गर्मा गर्म परोस रही हूँ, आ जाओ। अरे यार, तुम फिर वही रोटी सब्जी लेकर बैठ गई, इस गर्मी में मन ही नहीं करता ये सब देखने का। क्यों, सुबह भी तो तुमने कुछ भी नहीं खाया था, सारा दिन भूखे रहोगे क्या? कोमल समझो बात को, इतनी उमस है, ये गरम रोटी और मसाले वाली सब्जी शरीर में आग लगा देती है, भारी भारी से लगता है एकदम। पर बेटा कुछ तो पेट में अन्न डालना पड़ेगा ना, खाली पेट सोओगे तो कमजोरी आ जाएगी। मम्मी सुबह मैं खरबूजा लाया था, वो फ्रिज में रखा है ना? हाँ, एकदम नीचे रैक में रखा है, बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। बस वही निकालो, उसका ठंडा ठंडा पानी बना दो, और वो तरबूज भी काटो जो कल आया था। वो तरबूज मैं कल बाजार से लाया था। कोमल कैसा निकला वो? दुकानदार तो कह रहा था कि बहुत मीठा है। पापा जी, तरबूज तो एकदम लाल और शहद जैसा मीठा निकला है। देखा, जब घर में इतने रसीले और ताजे फल है तो ये भारी खाना क्यों खाना? सच कहूँ तो पापा, मेरी भी अब इच्छा नहीं रही ये रोटी वोटी सब्जी खाने की। आप भी छोड़ो ये सब, मेरे साथ फ्रूट्स ही खाओ। बात तो ठीक कह रहा है। अच्छा कोमल, बच्चों को मैंगो शेक बहुत पसंद है, उनके लिए भी बना दे, और हम सबके लिए भी। आज रात यही डिनर है। पर पापा जी, क्या मैं एक एक रोटी लगा दूं सबके लिए? थोड़ी सब्जी खा लेंगे तो पेट भरा रहेगा। अरे यार कोमल, फिर वही रोटी की रट, बिल्कुल नहीं। तरबूज और खरबूजा खाकर तो मन एकदम तरोताजा हो गया है, अब रोटियों के लिए जगह नहीं बची। हाँ बहू, गर्मी बहुत है, फल ही ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, तू बस फल काट ले। नीरज चम्मच में एक बाइट तरबूज की कोमल को खिलाते हुए कहता है। कोमल तू भी खा एक बाइट, देखना कितना रसीला है ना, है ना कमाल का। हाँ है तो बहुत मीठा, पर ये तरीका ठीक नहीं है,
बस अब रोटी की बात मत करना, गर्मियों में तो बस ऐसा ही ठंडा ठंडा खाना चाहिए और मस्त रहना चाहिए। ठीक है भाई, तुम बाप बेटे की जिद के आगे किसकी चली है, आज सब फल ही खा लो। रात को सोने से पहले नीरज और कोमल अपने कमरे में बात कर रहे थे। नीरज बहुत खुश लग रहा था। आहा, आज तो सच में मजा आ गया, एकदम हल्का और फ्रेश महसूस हो रहा है। पर नीरज, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ, आपने तो रात को सिर्फ फल खाए, कहीं आधी रात को भूख लगी तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी। कोमल, रात को हमेशा हल्का फुल्का ही खाना चाहिए, आयुर्वेद में भी यही लिखा है। पर मुझे तो डर लगता है कि कहीं रात को पेट में चूहे न दौड़ने लगे। कुछ नहीं होता, ये रोटी पराठे खाकर पेट भारी हो जाता है और रात भर बेचैनी होती है। और देखो मेरा पेट कितना बाहर आ गया है। तुम ही तो टोकती रहती हो कि मोटे हो रहे हो, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ तो तुम करने ही नहीं दे रही। अरे तुम तो करो, मुझे खुशी है, पर पापा जी और मम्मी जी को तो आपने यही आदत लगा दी, उनकी उम्र में ये सब ठीक है क्या? अरे उनके लिए तो और भी अच्छा है। अब से तू रोज रात को बस फल काट दिया कर, मेहनत भी कम और सेहत भी अच्छी। और ये जो रोज इतनी सब्जी रोटी बच जाती है उसका क्या करूं? दिल दुखता है अन्न बर्बाद करते हुए। वो शांति बाई को दे दिया कर, उसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी घर साफ रहेगा। अच्छा जी, बड़े दानवीर बन रहे हो, मतलब अब रात को चूल्हा जलाने की जरूरत ही नहीं है। जलेगा क्यों नहीं, पर मेरे लिए और पापा के लिए तो बस फल ही काफी है। ठीक है, जैसा आप कहें, कल से मैं रोटी कम ही बनाया करूंगी। बस यही तो मैं चाहता था, फ्रूट्स खाओ और चैन की नींद सो जाओ, भारी खाने का झंझट ही खत्म। पर कल से फल बहुत ज्यादा मंगवाने पड़ेंगे, पूरा घर अब फलों पर ही है। हाँ, मैं कल और ज्यादा ले आऊंगा, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं। कोमल, तुमने देखा है पापा का कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है? यही सही तरीका है उसे कंट्रोल में रखने का, वरना वो अपने खाने की पुरानी आदतें थोड़ी ना छोड़ेंगे। ठीक है, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। दवाइयों के कड़वे कैप्सूल खाने से तो अच्छा है कि मीठे फल खा लिए जाए। बस अब मुस्कुराओ और सो जाओ, कल सुबह फिर ताज़ा जूस पीना है। दोपहर का समय था। नीरज और सतीश जी ऑफिस जा चुके थे। कोमल किचन में बर्तन समेट रही थी और ममता जी वहीं बैठी सब्जियां देख रही थी। मम्मी जी, जरा यहाँ देखिए तो, ये आज सुबह के पनीर के पराठे और आलू की रस्सेदार सब्जी सब वैसी की वैसी पड़ी है, किसी ने एक निवाला तक नहीं छुआ। क्या बताओ बहू, आज फिर नीरज ने सबको वही जूस और कटे हुए सेब थमा दिए। सतीश जी भी उसकी बातों में आकर बस जूस पी कर गए हैं। मम्मी जी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, इन लोगों को कितनी कमजोरी आ रही है, इसका इन्हें अंदाजा भी नहीं है। चेहरा पीला पड़ने लगा है नीरज का, पर उसे तो बस डाइटिंग सूझ रही है। बात तो तू सही कह रही है, सतीश जी भी कल कह रहे थे कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूल रही है, पर बेटा सुनता कहाँ है, उसे तो लगता है बस फल खाकर अमर हो जाएंगे। और नुकसान देखिए मम्मी जी, मैं रोज सुबह इतनी मेहनत से चूल्हे के सामने खड़ी होकर बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हूँ, कभी पनीर के पराठे, कभी कचौड़ी, कभी पोहा, और अंत में क्या होता है, सब शांति बाई के डिब्बे में चला जाता है। सच में बहू, शांति की तो चांदी हो गई है, उसकी तो मौज है। हमारे घर का पौष्टिक खाना उसके घर जा रहा है और हमारे घर के लोग बस पानी पीकर जी रहे हैं। वही तो, रोज वो अपने साथ मक्खन वाले पराठे और मसालेदार सब्जियां ले जाती है। कल तो मुझसे कह रही थी कि बीवी जी, जब से साहब ने डाइटिंग शुरू की है मेरे बच्चों की तो सेहत बन गई। सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि हम मेहनत यहाँ कर रहे हैं और फल कहीं और मिल रहा है। अन्न की ऐसी बर्बादी देखकर मन बहुत दुखी होता है, ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। कोमल ने डायरी निकाली और ममता जी के सामने हिसाब रखने लगी। मम्मी जी, अब जरा ये बजट देखिए, पिछले 10 दिनों का हिसाब जोड़ा है मैंने, मेरा तो सिर चकरा गया। क्यों, क्या हुआ? मम्मी जी, जितने में महीने भर का पूरा राशन और तेल मसाले आते थे, उतने पैसे तो नीरज ने सिर्फ 10 दिनों में फलों पर उड़ा दिए। ये विदेशी कीवी, ड्रैगन फ्रूट और ये रोज के 5-5 किलो आम, घर का बजट पूरी तरह से आउट हो गया है। बाप रे, इतना खर्चा! और ऊपर से वो राशन का सामान भी लग रहा है जो शांति घर ले जा रही है। मतलब हम दोहरा नुकसान झेल रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, राशन का पैसा भी जा रहा है और फलों का भी बिल आसमान छू रहा है। ऊपर से बच्चों को भी यही आदत लग रही है, वो भी अब रोटी देखकर मुंह बनाने लगे हैं। नहीं बहू, अब बहुत हो गया, आज शाम को नीरज को आने दे, मैं खुद उससे बात करूंगी। ये सनक अब बंद होनी चाहिए। शाम को शांति बाई अपना डिब्बा लेकर जाने की तैयारी में थी। बीवी जी, आज पराठे थोड़े ज्यादा रख देना, कल वाले मेरे बेटे को बहुत पसंद आए थे। शांति, आज पराठे नहीं है और कल से तू अपना खाना खुद लेकर आना। क्यों बीवी जी, साहब की डाइटिंग खत्म हो गई क्या? डाइटिंग का तो पता नहीं शांति, पर हमारे घर की अकल ठिकाने आ गई है। तू अब बर्तन मांज और जा, कल से कोई खाना फालतू नहीं बनेगा। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, मेरे बच्चे तो इंतजार कर रहे होंगे। शांति, तू जा अब, हमें अपना घर संभालना है, तेरा घर बाद में देखेंगे। देख रही है बहू, उसे अब हमारा खाना अपना हक लगने लगा है। ये सब नीरज की वजह से हुआ है, आज तो फैसला होकर ही रहेगा।
शाम का समय नीरज और सतीश जी ऑफिस से थके हारे घर लौटे। कोमल हॉल में बैठी एक डायरी में कुछ लिख रही थी। मेज पर खाने की कोई खुशबू नहीं थी, बस कुछ खाली गिलास रखे थे। कोमल, आज खाने में क्या बनाया? बड़ी तेज भूख लगी है। बनाया कुछ नहीं नीरज, वो टोकरी में थोड़े खीरे और सेब बचे हैं, वही काट लो। क्या खाना नहीं बनाया? ये कोई मजाक है क्या? मजाक मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। मैं रोज खाना बनाती हूँ और आप लोग बस जूस और फ्रूट्स खाकर पेट भर लेते हो। वो सारा खाना शांति बाई ले जाती है। अन्न की ऐसी बर्बादी मुझसे नहीं देखी जाती, इसलिए आज मैंने चूल्हा जलाया ही नहीं। आप लोग फल ही खाओ। अरे पर भूखे पेट फल कैसे खाएंगे? और सुनो, वो जो मैं आम लाया था वो कहाँ है? खत्म हो गए हैं। क्या? अभी कल ही तो मैं 5 किलो आम लेकर आया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकते हैं? तुम लोग कितना खाते हो? नीरज, ये इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। घर के अंदर 6 मेंबर है, अगर बच्चों को एक ही काम भी दोगे तो 2 किलो ऐसे ही उड़ जाते हैं। फिर सवेरे सबको जूस चाहिए, शाम को सबको आम काट कर चाहिए, तो रात को मैंगो शेक। अब बताओ मैं कहाँ से करके दूं? मैं थोड़ी ना अकेले खा रही हूँ, सारा का सारा आप लोग ही तो चट कर रहे हो। नीरज थोड़ा झेप गया और अपना फोन निकाल कर चेक करने लगा। अचानक उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कोमल, जरा इधर आना। क्या हुआ? यार, मैं अभी ऑनलाइन पेमेंट कर रहा था, पर मेरा बैलेंस सामने आया। मैं तो सोच रहा था कि अभी अकाउंट में काफी पैसे हैं। तो कितने बचे हैं? यार, इस महीने की शुरुआत में तो पूरे 25,000 रुपए थे एक्स्ट्रा खर्चे के लिए। मुझे लगा था मुश्किल से 4-5 हजार खर्च हुए होंगे, पर अभी देखा तो 10,000 ही बचे हैं। 15,000 रुपए कहाँ उड़ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी कोमल ने नीरज के सामने डायरी पटकी, हिसाब वाली। तुम पागल हो गए हो क्या? अब समझ आया? ये देखो घर का बजट, तुमने तो हिसाब लगाया ही नहीं। पर मैंने इस 20-25 दिनों का पूरा हिसाब लिख रखा है, एक बार आके खोलकर तो देखो इसे। नीरज ने जैसे ही डायरी के पन्ने पलटे, उसके होश उड़ गए। दिखाना जरा। बाप रे, 2 तारीख को 800 के बाल, 5 तारीख को 1200 के। ये कीवी और ड्रैगन फ्रूट इतने महंगे, और ये रोज का 5 किलो आम। अब देखो, राशन का पैसा उतना ही लग रहा है क्योंकि मैं खाना बनाती हूँ और वो शांति बाई ले जाती है, ऊपर से हजारों रुपए के फल। घर का बजट पूरा का पूरा बिगड़ गया है। अगर यही हाल रहा तो अगले महीने उधारी मांगनी पड़ेगी। हाँ कोमल, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरा तो ध्यान यहाँ गया ही नहीं। मुझे लगा भल ही तो है, कितने आएंगे, पर यहाँ तो हजारों की चपत लग गई। क्या हुआ बेटा, बजट आउट हो गया क्या? पापा, आउट नहीं, बिल्कुल ही बिगड़ गया। जितना हम पूरे महीने के राशन और दूध पर खर्च नहीं करते, उससे ज्यादा तो इस विटामिन में चला गया। अब बताओ, कल से चूल्हा जलेगा या फिर 5 किलो आम मंगवाऊं? नहीं बाबा, कल से चूल्हा भी जलेगा और सब नियम से रोटी सब्जी भी खाएंगे, और ये फल अब सिर्फ स्वाद के लिए आएंगे, पेट भरने के लिए नहीं। शुक्र है, देर से सही पर बात तो समझ आई। शाम का समय था और घर में बजट को लेकर बहस के बाद सन्नाटा था। ममता जी अपने कमरे से बाहर आई। नीरज बेटा, जरा यहाँ आना, तो एक छोटा सा काम है। हाँ मम्मी, बोलिए, क्या काम है? बेटा, मेरा चश्मा सफाई करते वक्त इस भारी ड्रेसिंग टेबल के पीछे गिर गया। जरा इसे थोड़ा सा आगे खिसका दे ताकि मैं चश्मा निकाल सकूं। बस इतनी सी बात, अभी कर देता हूँ। नीरज ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उसे दोनों हाथों से पकड़ता है और जोर लगाता है। वो पूरी ताकत झोंक देता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, पर ड्रेसिंग टेबल टस से मस नहीं होती। नीरज हाँफने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। क्या हुआ बेटा, हिला नहीं पा रहा? पता नहीं मम्मी, शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बाजू में ताकत ही खत्म हो गई है। कोमल और सतीश जी भी वहां आ जाते हैं। नीरज निढाल होकर वहीं बैठ जाता है। देख लिया नीरज, ये है नतीजा। एक भारी ड्रेसिंग टेबल आपसे हिल नहीं रही। रोज सुबह शाम जूस और फ्रूट खाकर शरीर में फुर्ती आने वाली थी ना। देखो कितनी कमजोरी आ गई है तुम्हारे अंदर। हाँ कोमल, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे पिछले कुछ दिनों से चक्कर भी आ रहे हैं, पर मैं नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत हेल्दी डाइट ले रहा हूँ। बेटा, सेहत सिर्फ विटामिन से नहीं बनती। शरीर को ठोस अनाज की, रोटी सब्जी की भी उतनी जरूरत होती है। तूने तो अनाज बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी सड़क में ना सिर्फ घर का बजट बिगाड़ा, बल्कि अपनी और आप सबकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया। नीरज खड़ा होता है और सबको एक साथ देखता है। उसके चेहरे पर अपनी गलती का एहसास साफ दिखाई दे रहा था। कोमल, मुझे माफ कर दो। तुमने बार बार टोका, पर मैं नहीं समझा। सच तो ये है कि अति हर चीज के लिए बुरी होती है, और शायद हमारे साथ भी यही हुआ। हमने बालों की अति कर दी थी। चलो, कम से कम आपको एहसास तो हुआ। किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। फल जरूरी है, पर रोटी की जगह नहीं ले सकते। अब से नियम बदलेगा कोमल। कल सुबह से सवेरे बस एक छोटा ग्लास जूस बनेगा, वो भी सिर्फ स्वाद के लिए। पर नाश्ते में पराठे और खाने में दाल रोटी सब्जी अनिवार्य होगी। और फल? पापा, फल अब सिर्फ दोपहर में स्नैक्स की तरह खाए जाएंगे। अब रात का खाना फलों से नहीं, रोटी से होगा। मुझे अपनी वो पुरानी ताकत वापस चाहिए। अगली सुबह किचन में पराठों की सौंधी महक आ रही थी। कोमल बहुत खुश लग रही थी। नीरज, ये लो गर्मा गर्म पराठे और दही। आज कोई जूस नहीं, आज तसल्ली से नाश्ता करो। आह, असली ताकत तो इसी में है कोमल। बेकार में जूस के पीछे भाग रहा था।
चलो अब घर का बजट भी सुधरेगा और सबकी सेहत भी। और कोमल, अब शांति बाई को कह देना कि अब घर में खाना फालतू नहीं बनेगा, इसलिए उसे अपनी रोटी का इंतजाम खुद करना होगा। मैंने सुबह ही कह दिया था पापा जी। बिल्कुल, क्योंकि अब हमें समझ आ गया है कि संतुलन ही असली जीवन है। और कोमल, अपना भी ख्याल रखो तुम। कल से हम साथ में बैठकर तसल्ली से खाना खाएंगे। अब शाम को खरबूजा और सुबह आम रहेगा, पर सिर्फ स्वाद के लिए, पेट भरने के लिए नहीं।